आइए अब हम कोलाइडल विलयन के एक और प्रकार के विषय में जानें, जिसे पायस या इमल्शन कहा जाता है। ये पायस द्रव में बना हुआ कोलाइड होता है। यदि द्रवों को आपस में मिलाया जाए, जैसे कि नींबू का रस और पानी, जब आप इसको आपस में मिलाते हैं तो ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ये कोलाइड नहीं है। लेकिन जब दो अमिश्रणीय कोलाइड, जैसे कि तेल और पानी, या फिर कम मात्रा में आपस में मिश्रणीय जो कोलाइड होते हैं, जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, होमोजेनस सॉल्यूशन इनका नहीं बनता है। जबकि यहाँ पर एक द्रव का दूसरे द्रव में अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, और इस परिक्षेपण को ही, जिसमें कि एक द्रव का दूसरे द्रव में परिक्षेपण हो रहा है, यानी कि एक द्रव में दूसरे द्रव के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो बिखर जाते हैं, इस को ही हम पायस या इमल्सन कहते हैं। अब यहाँ पर जो दो द्रव होते हैं उनमें प्रायः एक द्रव जो होता है वह जल ही होता है। अब जल या तो परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित हो सकता है या फिर परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। तो जल परिक्षेपण माध्यम होगा या परिक्षिप्त प्रावस्था होगा, इसके आधार पर हम इमल्सन को दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है जिसमें कि जल परिक्षेपण माध्यम होगा। जब परिक्षेपण माध्यम है, इसका मतलब है कि जल की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसमें कि थोड़ी मात्रा में तेल डाला जाएगा, और इसीलिए इसे हम ऑयल इन वाटर या जल में तेल का पायस या इमल्सन कहते हैं। इस प्रकार के पायस का या इमल्सन का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि दूध। आप जानते ही होंगे कि दूध में लगभग 90% पानी होता है और केवल 10% वसा या तेल होती है। तो यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि परिक्षेपण माध्यम जल है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था ऑयल का परसेंट काफ़ी कम होता है। इसी तरह से मॉइस्चराइजर या वेनिशिंग क्रीम जो होती है, उसमें भी क्रीम की तुलना में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरी प्रकार जिसमें कि जल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में उपस्थित होता है, इस स्थिति में तेल की मात्रा जो कि परिक्षेपण माध्यम है वो ज़्यादा होगी, जबकि जल के मात्रा कम होगी और जल की जो बूंदें होंगी वह उस परिक्षेपण माध्यम में बिखरी हुई होंगी। इस प्रकार के जो इमल्सन होते हैं उसे हम वाटर इन ऑयल या फिर तेल में जल का पायस कहते हैं। इस प्रकार का उदाहरण हम ले सकते हैं क्रीम या मक्खन, या फिर हम ले सकते हैं कोल्ड क्रीम। और मक्खन में आप देखेंगे कि उसमें जब तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो हमें ज़्यादा घी प्राप्त होता है, जबकि पानी की मात्रा कम होती है जो कि इवेपोरेट वाष्पीकृत हो जाता है। इसी तरह से कोल्ड क्रीम जो हम यूज़ करते हैं ठंड में, उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो कॉड लिवर ऑयल होता है वह भी इसी प्रकार का वाटर इन ऑयल प्रकार के इमल्सन का उदाहरण है। अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों अमिश्रणीय या लगभग अल्प मिश्रणीय द्रव होते हैं, और इसीलिए ये जो पायस होते हैं वो काफ़ी अस्थायी होते हैं। और इन्हें थोड़ी देर आपने देखा होगा कि जब हम तेल लेते हैं या पानी लेते हैं, दोनों को तेज़ी से हिलाते हैं, और हिलाने के बाद जब हम इसे रख देते हैं तो कुछ समय के बाद तेल और पानी दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है। यानी कि पायस या तैयार करने के लिए हमें इनके स्थायित्व के लिए इसमें बाहर से एक और तीसरे द्रव को डालना पड़ता है, और ये जो तीसरा द्रव होता है वह पायसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है।
अब यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के चूंकि इमल्सन है, इसलिए अलग अलग प्रकार के इमल्सिफाइंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। जो ऑयल इन वाटर, जिसमें कि वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, यदि हम इस प्रकार का इमल्सन लेते हैं तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो पायसी कारक उपयोग में लाया जाता है वो साधारण प्रोटीन, गोंद या सोप, साबुन या डिटर्जेंट ही उपयोग में लाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम कपड़े को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो वहाँ पर तेल और पानी की जो बूंदें होती हैं आपस में अमिश्रण ही होती है। यदि इसमें थोड़ी सी साबुन की मात्रा मिला दिया जाए तो वो उसमें मिश्रण उसका बन जाता है। जबकि दूसरे प्रकार का जो वाटर इन ऑयल प्रकार का इमल्सन होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के इमल्सिफाइंग एजेंट उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से उच्च वसीय अम्लों के भारी धातुओं के लवण होते हैं। यहाँ पर साबुन आप जानते हैं, सोप क्या होती है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हल्की धातुएं हैं। जबकि वाटर इन ऑयल प्रकार के इमल्सिफाइंग एजेंट के इनके स्थायित्व के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट उपयोग में लाया जाता है वह उच्च वसीय अम्लों के भारी धातुओं के साल्ट उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल भी इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, या फिर जो काजल होता है, फ्लैम ब्लैक जो जिसको हम कहते हैं, उसका उपयोग भी इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब इनका पायस का गुण हम जान लेते हैं। यदि हम दोनों ही प्रकार के पायस यदि हैं, यदि हम इनका डाइल्यूशन करें, यदि हम इनका तनुकरण करें, तो जिसमें यदि हम इसमें परिक्षेपण माध्यम की मात्रा मिलाते हैं तो पायस के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि यदि हम ऑयल इन वाटर, जिसमें कि वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, यदि हम उसमें पानी की मात्रा और भी मिलाते चले जाएं तो भी जो इमल्सन है वह स्थायी रहता है। लेकिन यदि हम इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला दें, दोनों ही पायसों में यदि हम परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला दें, यानी कि ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन में यदि हम उसमें ऑयल की मात्रा और डाल दें तो ये अस्थायी हो जाते हैं और तुरंत अलग अलग अपने अवयवी द्रवों की अलग अलग परत बना लेते हैं। दूसरा इनका गुण है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वह ऋण आवेशित होती है, यानी कि इनमें भी आवेश पाया जाता है। और चूँकि ये कोलाइड का ही प्रकार है, इसलिए ये कोलाइड के सभी महत्वपूर्ण गुण जैसे कि ब्राउनियन मोशन या फिर टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन, इन सभी को का प्रदर्शन करते हैं। अब इनके नष्ट होने की बात, यदि इन पायस को उबाल दिया जाए, बॉयल कर दें यदि हम, तो ये दोनों लेयर, इनकी जो दोनों अवयवी द्रव होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, यानी कि इनके जो पायस है वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, फ्रिज कर दें, तो भी पायस नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इसका अपकेंद्रण कर दें, सेंट्रीफ्यूजिंग कर दें, है ना, तो भी यहाँ पर इसकी जो दोनों परतें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जिसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जब हम क्रीम जो कि एक पायस होता है, और जब हम इसका मक्खन निकालते हैं तो हम एक ही दिशा में तेज़ी से उसको चलाते हैं। जब उसमें ब्लेंडर से चलाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मक्खन अलग हो जाता है और उसका जो पानी है छाछ के रूप में अलग हो जाता है। तो इस तरह से या फिर हम स्थिर वैद्युत विभव लगाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा भी इन पायस के द्रवों को अलग अलग भागों में पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि पायस जो है वह भी हमारा एक महत्वपूर्ण कोलाइड है और जिसका विभिन्न स्थानों पर उपयोग किया जाता है।